student, Assalamu alaikum. How are you? Hope you will be fine. Today I am going to deliver lecture on relative atomic mass and atomic mass unit. तो बच्चे आज हम पढ़ेंगे relative atomic mass हमारे पास क्या होता है और atomic mass unit क्या होता है। ठीक है, तो मतलब कि हम relative atomic mass में यह पढ़ेंगे कि कोई भी हमारे पास एटम है उसका हम मैस मतलब कि किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, या 18वीं सेंचुरी में जो केमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, वो कौन से तरीके इस्तेमाल करके किसी भी एटम का मैस मालूम करते थे। ठीक है, तो बच्चे पहले मैं आपको थोड़ा सा जनरल कंसेप्ट दे दूँ। आप जैसा कि किसी सब्ज़ी वाली की दुकान पर जाते हैं, ठीक है, सब्ज़ी वाली दुकान पर जाकर आपको कोई भी सब्ज़ी 1 kg चाहिए, तो वो आप उसे कहते हैं कि मुझे फ़लाँ सब्ज़ी 1 kg चाहिए। तो 1 kg का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो सब्ज़ी आपको चाहिए वो शॉपकीपर जो है वो एक साइड पर बैलेंस की एक साइड पर रख देता है, बाट रख देता है 1 kg का, जो कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट, और दूसरी साइड पर जो सब्ज़ी आप ले रहे हैं उसको रख देता है। जब दोनों साइड बराबर हो जाएंगे तो वो आपको उठा कर दे देता है, मतलब कि इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो वो आपको उठा कर देता है कि आपकी 1 kg की सब्ज़ी होगी। मतलब कहने का ये है, समझाने के लिए कि अगर आप कोई भी चीज़ लेते हैं 1 kg 2 kg 3 kg, तो उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है जो हमारे पास kg है, उसके साथ कंपेयर करके वो चीज़ आपको दी जाती है। जब दोनों साइड एक दूसरे बराबर हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास मतलब कंपेयर करने का मतलब है कि बच्चे आप देख लें, आप में से एक लड़का है, ठीक है, उसके आ जाते हैं 420 नंबर आते हैं, और दूसरे लड़के के भी 420 नंबर आते हैं। मतलब कि इनको अगर हम कंपेयर करें तो ये आपस में बैलेंस है स्टडी के लिहाज से। ओके, तो सेम यही यहाँ पर वही बात बताई गई है कि कोई भी चीज़ उससे दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, इसका मतलब होता है रिलेटिव करना। ठीक है, होप यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट जनरल कंसेप्ट। तो यही अब सवाल पैदा होता है, क्या ये स्टैंडर्ड यूनिट 1 kg है, ये हम कोई भी एटम है उसको मेजर करने के लिए, उसका मैस मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि बच्चे आपको पता है हमारे पास एटम जो है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है, जो कि इंडिविजिबल पार्टिकल है। क्योंकि पता है आपको एटम का लफ्ज़ एटम से निकला है, जिसका मतलब है इंडिविजिबल पार्टिकल। इवन अगर हम बात करें हमारे पास अगर ये डॉट है, इस डॉट में भी मिलियंस ऑफ एटम है। ठीक है, तो इनका मतलब कि ये kg वगैरह स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल करके किसी भी एटम का मैस मालूम करना इम्पॉसिबल है। अगर हम देखें तो शुरू में हमारे पास जो केमिस्ट है, साइंटिस्ट है, वो हमारे पास H हाइड्रोजन का 1 ये वाला मतलब कि यूनिट इस्तेमाल करके कोई भी एटम का मैस मालूम करते थे। लेकिन अब नहीं करते। क्यों? क्योंकि मतलब कि ये फ्लेमेबल था। इसका एक नुकसान ये था, ये फ्लेमेबल था और गैस थी, इसकी वजह से इसे इस्तेमाल करना छोड़ दिया, और उसके बाद हम C12 इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मतलब कि ये आप कह सकते हैं हमारे पास जो बाट है 1 kg उसकी जगह है, फ़र्ज़ कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, मतलब कि हमारे पास एक तरह का बाट है। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि हम लोग C12 भी क्यों यूज़ करते हैं। हमारे पास आपको पता है कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, C12 13 और 14। वजह क्या है कि हम आइसोटोप क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनके मतलब एटम पाए जाने वाले उनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। तो हमारे पास C12 यूज़ करने की यही वजह कि हमारे पास नेचर में मौजूद है और अबंडेंस में है। ठीक है, इसलिए हम C12 यूज़ करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि हम कार्बन को C12 या कार्बन 12 क्यों कहते हैं। इसको हम इसलिए कहते हैं, आपको पता है कार्बन के अंदर हमने कल भी पढ़ा था कि 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 ही हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं। और जब इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, मैस नंबर कहते हैं। मैस नंबर क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन का मैस नंबर कहते हैं। यही वजह है कि कार्बन को हम C12 कहते हैं। ठीक है, कार्बन को C12 कहते हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है हमारे पास, हमने क्या करना है, C12 को इस्तेमाल करते हुए हमने बाकी जो एटम है उनके मैस मालूम करने हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, द मैस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन
एटम। मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब ये है कि कोई भी हमारे पास एटम है उसका मास मालूम करने के लिए हम उस एटम को हमारे पास जो कार्बन 12 है उसके 12वें हिस्से के साथ कंपेयर करते हैं। अगर वो बैलेंस हो जाए, इक्विलिब्रियम हो जाए, तो हम उसका ऐसे एटम का मास मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। आप देखें हमारे पास ये एक हमारे पास बैलेंस है। हमने क्या किया, एक साइड पर C12 रख लिया। C12 रखने के बाद दूसरी साइड पर हमने वही वही वाला C12 रख लिया। ये देखें, अब हमारे पास ये भाई मेरे पास C12 है। ठीक है, मतलब ये देखें कि आप अगर एक साइड पे 1 kg और दूसरी साइड पे 1 kg, दोनों साइड बराबर आएंगी ना। सेम अगर हम इस एटम की साइड एटम पर आ जाएं तो एटम में क्या होता है, C12 और दूसरी साइड पे C12, मतलब दोनों में इक्विलिब्रियम है। अगर मैं क्या करूं, मैं इस C को इसके 12 हैं तो इसको मैं 12 हिस्सों में तकसीम कर दूं, कोई इतराज़ तो आपको नहीं। मतलब कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये देखें, मतलब इसको मैंने 12 इक्वल पार्ट में तकसीम कर दिया। 12 इक्वल पार्ट में जब इसको तकसीम किया तो ये फिर भी इक्विलिब्रियम रहेगा, बराबर रहेगा, या इसमें कोई एक साइड बढ़ जाएगी? क्यों, बैलेंस रहेगा, बराबर रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। ठीक है, तवाज़न रहेगा इसमें। मतलब हम कह सकते हैं कि C12 और C12 का हम 12 पार्ट के उसमें क्या कह सकते हैं, ये आपस में रिलेटिव एटॉमिक मास है। ठीक है, अब से यहाँ पर एक और सवाल आता है कि हम इसको क्या करते हैं, हम इसमें से इसका जो 12th पार्ट है उसको मतलब कि ये 11 निकाल दें और इसका जो एक पार्ट है उसको हम ले लेते हैं। उसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, बाकी हमारे पास जो एटम है उनका मास मालूम करने के लिए इसके साथ, इस एक के साथ हम क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमने क्या किया, हमारे पास C12 थे उसको हमने 12 यूनिट्स में तकसीम कर दिया, क्योंकि हमारे पास से इसका मास नंबर वो भी हमारे पास 12 है और इसको हमने 12 पार्ट्स में तकसीम कर दिया, मतलब 12 यूनिट में तकसीम कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम बाकी के साथ कंपेयर करके क्यों किया कि क्योंकि हमने इसको कंपेयर करना है दूसरे एटम का मास मालूम करने के लिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जब एक कार्बन एटम है उसमें टोटल कितने पार्ट हैं, 12 पार्ट होते हैं, 12 यूनिट होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको किसके साथ कैसे कंपेयर करते हैं। बच्चे हमारे पास आप देख लें नाइट्रोजन, हमारे पास नाइट्रोजन का हमें ऑलरेडी मालूम है कि उसका मास नंबर होता है 14 होता है। मतलब कि ये हमारे पास नाइट्रोजन क्या है, ये नाइट्रोजन हमारे पास कार्बन से हैवियर है। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम फर्स्ट देखिए नाइट्रोजन के हम 14 पार्ट्स कर लेते हैं, 14 यूनिट्स कर लेते हैं, जैसे हमने कार्बन के 12 यूनिट्स किए हैं। ठीक है, इसको हमने क्या करना, इसका 12 के साथ ही हमने कंपेयर करना है। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक साइड पे ये C12 आ गए और दूसरी साइड पे N14 आ गए, मतलब कि नाइट्रोजन हमारे पास हैवियर है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास ये बैलेंस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, कार्बन के 2 और यूनिट्स जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मतलब कि इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास N14 जो है वो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है। ठीक है, इसके साथ अगर आप बात करें, हमको ऑलरेडी पता है ऑक्सीजन का हमारे पास जो मास नंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, 16 के साथ अगर हम कंपेयर करें, इसको हमने नाइट्रोजन के साथ कंपेयर करना है। नाइट्रोजन के साथ अगर हम कंपेयर करें तो नाइट्रोजन के हमारे पास 12 पार्ट यूनिट होते हैं, 12 यूनिट्स हो, तो इसका मतलब ये अभी हैवियर है, अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया। तो क्या करते हैं, हम कार्बन के 4 और पार्ट इसमें ऐड कर देते हैं, 4 और यूनिट ऐड कर देते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास कितना है, 16 है। इसके साथ हम एक और मिसाल ले देते हैं, हमारे पास सोडियम है। सोडियम का आपको पता है 23 होता है मास नंबर। अब हमने क्या करना है, कार्बन के साथ कंपेयर करके इसको निकालना है। तो क्या करते, कार्बन का 12 यूनिट है लेकिन इसके हमारे पास 23 यूनिट है। क्या करेंगे, 12 के साथ हम लोग और क्या करेंगे, अब इसके साथ हम लोग 11 यूनिट्स जब और ऐड करेंगे तब ये इक्विलिब्रियम आएगा, तब ये आपस में रिलेट होगा, तो तभी हम इसका मास मालूम कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम का हमारे पास जो मास है वो, या एटॉमिक मास है, हमारे पास कितना है, 23 है। ओके, होप यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो हम बच्चे ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास कितना हमारे पास है, 14, और ऑक्सीजन का 16 है, और हमारे पास जो सोडियम है उसका 23 है। ओके,
तो बच्चे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास इक्वल टू 14 यूनिट्स ऑफ कार्बन। मतलब कि कार्बन के हमने यहाँ पर 12 यूनिट किए थे क्योंकि ये इसके इक्वल था। ठीक है, हमने जब नाइट्रोजन का मास निकाला इसके साथ कंपेयर करके, रिलेटिव करके, तो हमारे पास 14 है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन के 14 यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, नाइट्रोजन का मास है। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो मास है वो हमारे पास बराबर है 16 यूनिट्स ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, और अगर हम नाइट्रोजन की सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो मास है वो हमारे पास इक्वल है 23 यूनिट्स ऑफ कार्बन एटम। ओके, ये हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया। और हम देखते हैं अब एटॉमिक मास यूनिट। अगर बच्चे हम एटॉमिक मास यूनिट की बात करें, एटॉमिक मास यूनिट हम पहले मैंने आपको बताया, उससे मैं आपको थोड़ा सा ये समझा दूँ। हमने क्या किया, कार्बन हमारे पास C12 था, उसको हमने क्या किया 12 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ठीक है, और उस 12 में से जब इसका 12वां हिस्सा जो हम लेते हैं इसको क्या बोलते हैं, हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। मतलब कि आपको पता है केजी जो है, मतलब कि कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट है किसी भी चीज़ का, वो केजी है। मतलब कि हम सब्ज़ी वगैरह लेते हैं या कोई शुगर वगैरह लेते हैं तो उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है इसके साथ कंपेयर करके हम लेते हैं। तो ये हमारे पास है। और अगर हम एटम की बात करें तो एटम के लिए हम ये स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसके लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। क्या इस्तेमाल करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। मतलब कि आप कह सकते हैं कि C12 जो है C12 हमारा है, उसका जो 12वां हिस्सा हम लेते हैं वो इक्वल टू हमारे पास है 1 एटॉमिक मास यूनिट। हम कह सकते हैं कि इसमें टोटल कितने हमारे पास, C12 में हमारे पास 12 यूनिट थे। ठीक है, जब हम इसका एक यूनिट लेंगे तो उस एक यूनिट को हम क्या कहेंगे, एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। अगर ये 12 है तो 12 को आप 12 एटॉमिक मास यूनिट भी कह सकते हैं। अगर एक है तो एक को हम क्या कह सकते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट। और ये क्या है हमारे पास 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम है। ठीक है, मतलब कि कोई भी जब कार्बन का हम 12वां हिस्सा लेते हैं तो 12वें हिस्से को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास इक्वल टू है 1 एटॉमिक मास यूनिट है। ओके, होप यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट दिस। और हमारे पास अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ अ पार्ट ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास कार्बन C12 है, उसको हमने 12 यूनिट में तकसीम किया, और जब उसका 12वां हिस्सा हम लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और 1 एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻। मतलब कि ये बहुत ही कम है। अगर देखें तो ये माइनस में जा रहा है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो हम इसके लिए जो यूनिट हम इस्तेमाल, स्टैंडर्ड यूनिट हम एटम को मास मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और वो कहाँ से बिलोंग करता है, C12 का 12th पार्ट। और अगर हम दूसरों की बाकी वजन की बात करें तो उसको मेजर करने के लिए क्या किलोग्राम वगैरह या ग्राम वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। मैं फिर थोड़ा सा आपको बता दूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। हमारे पास कोई भी एक एटम है, उसका मास मालूम करने के लिए C12 जो है हमारे पास कार्बन 12 है, उसको हमने क्या करना है, 12 यूनिट्स में तकसीम कर लेना है। क्यों, क्योंकि उसके हमारे पास 12 हिस्से हैं। ठीक है, उसको फिर क्या करना है, जिसका एटम का मालूम करना है उसको हमने उसके साथ कंपेयर कर लेना है, तो हमारे पास उसका मास निकल आएगा। और एटॉमिक मास यूनिट क्या है, जब उन 12 यूनिट्स में से हम क्या करेंगे, उसका 12वां हिस्सा हम ले लेंगे, 1/12 पार्ट ले लेंगे, तो उसका हम एक को हम क्या कहेंगे, 1 एटॉमिक मास यूनिट। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू अंडरस्टैंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड इफ़ यू गेट एनी confusion, any problem, then ask me in comments. Inshallah, I'll try my best to solve your problems. Okay, next lecture तक के लिए अल्लाह हाफिज़।